अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सर हमेशा सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ये स्प्रिंग 2023 का बच्चों की फरमाइश पे एक तरीके से मैं ग्रेवी में जो है ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सही है ना। ऑल दो दैट वॉजेंट अ पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल स्केजुअल, सही है, बट अगेन काफ़ी बच्चों का था कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ 5 मिनट में। सर स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव चेंजेस ऑन द रेशियोज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर हमें ये बताना है कि ऊपर जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसकी वजह से ये जो रेशोज़ हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो पे, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, डेट टू इक्विटी पे, करंट रेशो पे, सही है। अब सर सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर फर्दर डिटेल में जो है वो डेलिब्रेशन करेंगे। You are working as the finance manager of HL. A new CFO has joined HL and has recommended changes to accounting policies relating to assets to improve HL's financial ratios in the next financial statements. The CFO has suggested the following changes to the policies. अच्छा, नया CFO ज्वाइन हुआ है और उसने जो है कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किया है ताकि वो अपने फाइनेंशियल रेशियोज़ को जो है वो बेहतर कर सके। अच्छा देखो, एक चीज़ समझो प्रैक्टिकली, जब हम लोग ये तो पढ़ तो रहे होते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, फीफो से वेरिड एवरेज से फीफो, बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर ये जितने भी आपकी पॉलिसीज होती हैं ना, स्टैंडर्ड ने तभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि ये आपका जो है आपका मैंडेट नहीं है कि जब आपका दिल करे आप पॉलिसी चेंज कर दो। या तो लॉ रिक्वायर करे या फिर जो है ये जो हम पढ़ते थे ना कंसिस्टेंसी अप्रोच, जिसके तहत जो है हम लोगों ने ये IAS 8 में आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि पॉलिसी आपकी मर्जी से नहीं हो सकती चेंज। आप मर्जी से चेंज कर सकते हो प्रोवाइडेड के दो बातें हो, या तो लॉ अलाउ करे या फिर आप ये चीज़ जस्टिफाई कर सको कि नई पॉलिसी इज बेटर देन द ओल्ड वन। हर दफ़ा आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वरना तो फिर क्रिएटिव अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी, मनूवरिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए में बताऊंगा कि देखो किस तरीके से जो है इस सवाल में आप पॉलिसी को चेंज करते हो तो आपके रेशोज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है। क्योंकि चूंकि बीइंग इन अ फाइनेंशियल सेक्टर में तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि हम लोग जब किसी भी बंदे को लोन देने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग रेशोज़ के ऊपर बात करते हैं कि यार इसका रेशो क्या है, और रेशो जो है वो ऑब्वियसली अकाउंटिंग पॉलिसी से जो है वो हिट हो रहे होते हैं। तो वो इसी बेसिस पर जो है ये क्वेश्चन को बनाया गया है। तो सर हम पढ़ते हैं पॉलिसी में CFO ने क्या सजेशन दी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है हम कॉस्ट पे रखते थे, फेयर वैल्यू पर रखेंगे, तो सर इसके ऊपर इंपैक्ट क्या होगा जरा सोचो। कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जाओगे, जरा ब्रेनस्टॉर्म करो, होगा क्या। जब कॉस्ट मॉडल होता था तो होता क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज होता था और कोई फेयर वैल्यू का गेन P&L में नहीं जाता था, याद है ना। और जब आप फेयर वैल्यू पर जाओगे तो एक तो डेप्रिसिएशन रुक जाएगा, होगा क्या, एक तो डेप्रिसिएशन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और दूसरा फेयर वैल्यू का गेन कहाँ जाएगा, ऐसा ही होगा ना, यही दो चीज़ें होंगी ना। फेयर वैल्यू का गेन कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हो, अभी मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, तो आप जो है कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, एंड व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द फेयर वैल्यू तो इट इज चार्ज्ड इन P&L। मैं अभी रिवीजन में भी करवाऊंगा, सही है। अच्छा, सिर्फ जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ताकि ये चीज़ तुम्हें जो है वो ज़रा सा रिकैप हो जाए। अब रेशियोज पे इसका इंपैक्ट देते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PP फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। तो सर PP को भी जो है आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, उसको भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ, तो सर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गौर से याद रखेंगे। जल्दी से बताओ मुझे, अगर तुम लोग को इनपुट देना चाहते हो तो दे दो कि इफ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल सो टू रिवैल्यूएशन मॉडल, तो आपके P&L पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर दो चीजें पड़ेंगी, एक तो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, जिसको आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हो, सही है ना, और दूसरा क्या होगा, आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस में OCI जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, हमें ये चीज पता है कि OCI इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें ये चीज पता है ना कि OCI जो है आप प्रॉफिट के बाद अलग से दिखा रहे होते हो। आपका जो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो होता है, OCI उसका हिस्सा नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट, कॉस्ट फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो मेथड। सर आप इन्वेंट्री के लिए अपना फॉर्मूला जो है वेटेड एवरेज से फीफो पे ले जा रहे हो, तो अब समझना होगा क्या। देखो वेटेड एवरेज मेथड क्या करता है कि वो तुम्हारी जितनी भी इन्वेंट्री होती है ना, फॉर एग्जांपल एक 10 रुपए वाली थी, एक 20 रुपए वाली थी, उन दोनों को जो है वो उसके इंपैक्ट को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। 10 + 20 = 2, तो ये 15 रुपए आ गए।
तो दो एक्सट्रीम्स को जो है ना वेटेड एवरेज क्या करता है, वो मर्ज आउट, वो जो है वो क्या कहते हैं एक तरीके से ग्रुप कर देता है, उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो तुम्हारी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऐसा ही है ना, बचपन में हमने पढ़ा भी है पीआरसी में। अच्छा सर, फीफो क्या करता है? याद रखो, फीफो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में ना हमारी तुम्हारी हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है कि भाई तुमने जो है एक पेन 10 रुपए वाला खरीदा, एक 11 वाला खरीदा, एक 12 वाला खरीदा, तो अगर तो तुम वेटेड एवरेज यूज करते तो वो एवरेज आउट कर देता 10 + 11 + 12 डिवाइडेड बाई 3, तो तुम्हारा एवरेज आ जाता 11। मगर फीफो मेथड के अंदर होगा क्या कि तुम जो पहले आया होगा इन्वेंट्री वो पहले गया होगा। तो अगर एक 10 वाला है, एक 11 वाला है, एक 12 वाला है, तो अज्यूम करो एक यूनिट बिका है तो पहले 10 वाला चला गया, या 2 यूनिट बिक गए तो एक 10 वाला चला गया और एक 11 वाला चला गया, तो पीछे कौन सा रह गया? 12 वाला। एक बेसिक सी एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में वेटेड एवरेज का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है या फीफो का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है। बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये एग्जामिनर का आजकल बहुत फेवरेट एरिया चल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में हम रह भी रहे हैं। अज्यूम करो मेरे पास एक 10 रुपए वाला यूनिट है, एक 11 वाला यूनिट है, एक 12 वाला यूनिट है। अगर तो मैं इसका एवरेज लेता हूं तो एवरेज कितना आ जाएगा? 11। ऐसा ही है। अब एक यूनिट अगर बचता है, 2 यूनिट बिक जाते हैं, 2 यूनिट बिक जाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज में एक यूनिट बचता है तो वो कितने वाला बचेगा? जरा जल्दी से बताओ मुझे। एक यूनिट बचता है तो वो कितने वाला बचेगा? 11 वाला बचेगा। ऐसा ही है ना? ठीक है ना? क्योंकि भाई 11, अब आपने बोल दिया कि भाई ये 3 यूनिट, हर यूनिट 11 का है, एवरेज आउट आपने कर दिया, तो 2 यूनिट चले गए 11 वाले, तो एक यूनिट बच गया 11 का। आप सुनना, अगर तो मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं, 11, 10, 11, 12 और 2 यूनिट बिकते हैं, तो ये वाला चला गया 10 वाला, 11 वाला चला गया, तो पीछे कौन सा रह गया? 12 वाला। तो याद रखो, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में वेटेड एवरेज के बरक्स एज कंपेयर टू फीफो में हमेशा आपका जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, जो कि तुम देख भी सकते हो, आई हैव प्रूव्ड दैट। तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक फीफो में जो है वो कितना आ रहा होगा? एक यूनिट 12 वाला 12। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, बचपन में तुम लोगों ने रूल पढ़ा है, अगर आईएएस सेट के मेरे लेक्चर्स देखे हो तो उस पर भी मैंने बाकायदा उसकी पूरी जो है रेशनलाइजेशन की है कि हायर द क्लोजिंग स्टॉक इन एनी मेथड इन एनी पीरियड, हायर वुड बी द प्रॉफिट इन दैट पीरियड। ऐसा याद है या नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना ही नेट प्रॉफिट जो है आपका ज्यादा होगा। सही है ना? एंड वाइस वर्सा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो सर याद रखो, बाज़-औक़ात एग्जामिनर एमसीक्यू के अंदर ये सवाल भी देता है कि भाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में बताओ, फीफो में जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है या प्रॉफिट ज्यादा होता है या वेटेड एवरेज में? तो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में फीफो में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है। सर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता है? इसके ऊपर बाकायदा मैंने आईएएस 8 में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो होगी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वो लाजमी देख लेना, उसमें बाकायदा पूरी लॉजिक मैंने बताई है। सही है? तो अगर किसी बच्चे को समझनी भी है तो वो आफ्टर द सेशन वंस वी आर डन विद आवर टारगेट तो वो मैं बता भी दूंगा। अच्छा, अब ये बोलता है यू मे अज्यूम दैट फेयर वैल्यूज कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ऑल एसेट वुड इंक्रीज ओवर टाइम। बोलता है कि यार आप अज्यूम कर सकते हो कि ये जब आप सवाल कर रहे हो रेशियोज का कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, टेक्निकली इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, अगर डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट, डिफ्लेशन का मतलब उल्टा होता है, प्राइसेस कम हो रही हैं, तो उस केस में जो है बताओ, जल्दी से बताओ, प्रॉफिट कौन से मेथड में ज्यादा होगा, फीफो में या वेटेड एवरेज में? जल्दी से बताओ। अगर एग्जाम में सवाल, हाँ वेटेड एवरेज में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो आखिर में यूनिट्स आए होंगे उनकी वैल्यू कम होगी। दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, माशाल्लाह, जबरदस्त, दैट्स सो अमेजिंग। सर क्विकली मूविंग ऑन सर, अब ये बोलता है कि द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द सरप्लस टू रिटेन अर्निंग वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन एनुअल बेसिस। सर आपको याद है ना कि हम आपके टीचर जो है वो आपको बताते होंगे कि भाई जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आपने जो है हर साल जितना भी आपका जो है सरप्लस है वो एक हद तक आपने जो है उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जो आप सरप्लस है रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करते हो, दिस इज़ ऑप्शनल।
दिस इज कंपनीज पॉलिसी। ये स्टैंडर्ड आपको जबरदस्ती नहीं बोलता कि ट्रांसफर करना ही करना है। यही वजह है कि आईकेप ये लाइन लिखता है, तुम देखते होगे कि हर सवाल में आईकेप का एग्जामिनर ये वाली लाइन लिखता है। वो इसीलिए लिखता है क्योंकि दिस इज कंपनीज चॉइस, और वो आपको बाउंड करता है कि तुम अज्यूम करोगे सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रहा है। अब सर इसके पीछे एक बहुत अलग विजडम है, सही है ना। जब इंशाल्लाह तुम लोग सीफेप में पढ़ोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या सारी चीज़ें, तो उसमें हम डिटेल में जो है वो देखेंगे। तो अभी बस तुम लोग जो है ये चीज़ याद रख लो कि सरप्लस से रिटेन अर्निंग में हर साल ट्रांसफर होता है, जो भी हमारा रूल है, सरप्लस डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ के तहत जो भी इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज फॉलोड बाई एचएल, सही है। पीरियोडिक इन्वेंट्री आईएससी में पढ़ा था ना, पीआरसी 4 में, परपीचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम। अच्छा सर, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, डोंट यू वरी, मेरा जो पीआरसी में इन्वेंट्री का जो लेक्चर है, आई वुड बी शेयरिंग दैट विद यू, मुझे मैसेज कर देना। अच्छा सर, अब रेशोज के ऊपर इंपैक्ट देख लेते हैं। इतनी हम लोगों ने तमीज इसलिए बांधी ताकि हम इसके रेशोज पे इंपैक्ट देख लें। सर नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला तुम अगर रिकॉल करो, देखो अगेन ये तो तुम पढ़ के गए होगे ना, सही है। ऊपर वाली चीज़ तुम्हारे लिए चलो नहीं थी उसका इंपैक्ट, मगर ये फॉर्मूले तो तुम्हें याद होंगे ना। सर इसका फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स, ऐसा ही है। रिटर्न ऑन सेल्स, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एसेट्स, ऐसा ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ऐसा ही है। इसी तरीके से डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, ऐसा ही है। सर इसी तरीके से करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। अब जरा सोचो, अगर तो तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट टू सेल्स रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी? नो। अभी हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, बल्कि फेयर वैल्यू गेन चार्ज होता है जो कि पीएनएल में जाता है। तो जल्दी से बताओ तुम्हारा नेट टू प्रॉफिट रेशो जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा? जल्दी से बताओ। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हो तो दो चीजें होती हैं, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाता है, और जो तुम्हारा फेयर वैल्यू गेन है वो पीएनएल में जाता है। तो सर इस चीज को सामने रखते हुए तुम्हारा जो प्रॉफिट टू सेल्स रेशो है, अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर ले जाते हो तो वो अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? सर ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि एक तो डेप्रिसिएशन रुक गया और दूसरा जो भी फेयर वैल्यू का गेन है वो भी आपका पीएनएल में जा रहा है। इंक्रीज जबरदस्त। रिटर्न ऑन एसेट्स, सर वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सर आपका रिटर्न मतलब प्रॉफिट है ना, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर रिटर्न, ये भी इंक्रीज होगा। डेट इक्विटी रेशो, सर आपके लोन में इंपैक्ट आ रहा है? नहीं सर, लोन में तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, मगर सर जब आपका फेयर वैल्यू गेन बढ़ रहा है और आपका डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो रहा तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट कहां पार्क होता है, इक्विटी में जाके पार्क होता है, तो आपकी इक्विटी बढ़ रही है, तो डेट इक्विटी रेशो जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं ना भाई, लेट से आपका डेट है 10 रुपए का, आपकी इक्विटी है 20 रुपए की। अब अगर आपका फेयर वैल्यू गेन है, अगर आपका फेयर वैल्यू गेन है तो उसकी वजह से आपकी इक्विटी, लेट से डेट तो 10 रुपए का ही रहेगा, इक्विटी 20 प्लस 5, अज्यूम कर रहा हूं 5 रुपए का गेन है, तो प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली इक्विटी में पार्क होगा ना, सही है। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 25, तो ऑटोमेटिकली आपका डिनोमिनेटर बढ़ा तो आपका ये वाला रेशो कम हो गया। करंट रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है आपका कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे आप जाते हो? तो सर करंट रेशो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसी तरीके से बस ये मैं एक एक करवा देता हूं ताकि हम लोग अपने मेन टारगेट की तरफ मूव ऑन करें। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो क्या इंपैक्ट होगा? एनी आइडिया? जल्दी जल्दी जल्दी। Any input from you people? What would be the impact of change in policy
in PPE from cost model to revaluation model. ओके देखो ज़रा लॉजिकली सोचो ना, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो तो आपके पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट? सर प्रॉफिट पे जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एक एसेट था 100 रुपये का, 5 सालों पे बेनिफिट देने 20 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मगर अब उसकी वैल्यू 100 से 150 हो रही है, तो अब 150 डिवाइडेड बाई 5, तो अब आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 20 की जगह 30 का चार्ज होगा, तो प्रॉफिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट। अरे सर वैल्यू भी तो बढ़ रही है, रीवैल्यूएशन गेन की वजह से वैल्यू भी तो बढ़ रही है। मुझे बताओ जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो कहाँ चार्ज होता है? क्या वो प्रॉफिट में चार्ज होता है? नहीं सर, वो तो ओसीआई में चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है सर कि अगर तो आप कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हो, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हो, तो आपका ये जो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो है ना सर, ये आपका कम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर प्रॉफिट के अंदर जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो नहीं आता है, वो ओसीआई में आता है, जो प्रॉफिट के बाद है। इसके लिए तुम मेरी ईपीएस वाली जो वीडियो है उसको भी रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने बाकायदा बताया है कि सर प्रॉफिट और ओसीआई में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? आई होप सर आपको क्लियर है ये चीज। अच्छा, किसी का कोई मेरे ख्याल से आवाज़ में ये माइक जो है, यार बच्चों एक काम करो प्लीज़, अपने माइक जो है वो म्यूट कर दो, तो दैट वुड बी सो नाइस टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, सिमिलरली मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फीफो से वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हो, आई एम सॉरी वेटेड एवरेज से फीफो की तरफ जा रहे हो, तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो बढ़ेगा कम होगा? बताओ। अभी हमने पूरा रेशनलाइज किया है इसे। सर इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि सर आपको पता है कि जब आप वेटेड एवरेज से फीफो में जाओगे तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अभी हमने पढ़ा था हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर वुड बी द प्रॉफिट इंक्रीज। सर बाकी खुद मैनेज कर लोगे? आई होप सर आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बाकी चूंकि सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इट वाज जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन हाउ यू आर टू अटेम्प्ट दिस सिनेरियो। सर अगर आप लोगों की इजाज़त हो, कैन वी मूव ऑन सर?